यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और इसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो समझाया था वो ये था एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में हमने ये देखा था कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी एटॉमिसिटी होती है 1, तो उसको हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। कुछ की एटॉमिसिटी होती है 2, जैसे कि O2 N2, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डाई एटॉमिक। इसी तरह से ट्राई एटॉमिक में हमने ओजोन को लिखा था। इसके अलावा CO2 को भी लिख सकते हैं। CO2 जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स, जिसमें 3 एटम्स आपको मिलेंगे, कार्बन का 1 एटम होगा और 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे, CO2। तो ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो पॉली एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा, जिसको P4 से लिखा जाता है, टेट्रा एटॉमिक। इसी तरह से सल्फर S8 ऑक्टा एटॉमिक लिखा जाता है, तो आप इनको पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं। एनीवेज, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंसेस होंगे, उन डिफरेंसेस को हम अभी स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट डिफरेंस इसमें लिखा गया है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय ए केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल किसको बोला जाएगा? जब क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे किसी भी अट्रैक्शन फोर्स के कारण, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, चाहे वो आयंस बने, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा। तो 2 या 2 से ज्यादा एटम जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, तो वो जो ग्रुप होगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा मॉलिक्यूल। कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड यहाँ पे लिखा गया, देखिए, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस। ये एक सब्सटेंस है जो क्या कंटेन करता है? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसमें क्या होंगे? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जिसमें क्या होंगे? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कंपाउंड के लिए एक कंडीशन होगी, कंपाउंड के लिए एक कंडीशन जनरेट हो चुकी है कि कंपाउंड सिर्फ उसी को बोला जाएगा जिसके अंदर क्या होंगे? जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। जिसके अंदर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। देखिए, इसको भी मैं और ऐड कर देता हूं इसमें, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। ओके, जैसे कि, अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखता हूं मैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट पॉइंट भी उसी के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पॉइंट में मैंने ये लिखा, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। उसमें लिखेंगे ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। सेकंड पॉइंट, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें देखो, इसमें परेशानी होती है इस सेंटेंस को समझने में। क्या लिखा हुआ है? ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं आपको मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल बताता हूं। हम इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जो हमने H2 लिखा था। H2 क्या होता है? H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। और कंपाउंड के लिए मैंने क्या कंडीशन लिखी है? कंपाउंड के लिए मैंने क्या कंडीशन लिखी है? जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन वो मॉलिक्यूल किसके होने चाहिए? वो मॉलिक्यूल होने चाहिए डिफरेंट एटम्स के, सेम एटम के नहीं होने चाहिए। इसमें क्या है? इसमें दोनों ही एटम हाइड्रोजन है, दोनों ही एटम सेम है, तो हम इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। लेकिन इसको क्या नहीं बोल सकते? इस एग्जाम्पल को आप कंपाउंड में नहीं लिख सकते। इस एग्जाम्पल को आप किसमें नहीं लिख सकते? इसको कंपाउंड में नहीं लिखा जा सकता। सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट कंपाउंड। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये क्या नहीं है? ये कंपाउंड नहीं है। अच्छा, तो मैं H2 को इसमें नहीं लिख सकता। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल हम इसमें ये लिखते हैं H2SO4। H2SO4, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम होंगे, वो कोई भी एटम्स हो, सेम हो, डिफरेंट हो, उन सबको मॉलिक्यूल बोला जा सकता है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो इससे ये बना एक मॉलिक्यूल। अब मैं इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूँ और मैं इसको कंपाउंड में भी लिख सकता हूँ। मैं इस एग्जाम्पल को कंपाउंड में भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मैं इकट्ठे करके लूंगा और मुझे वो मैटर की फॉर्म में दिखाई देंगे, सब्सटेंस की फॉर्म में दिखाई देंगे, तब मैं उसको क्या बोल दूंगा? कंपाउंड बोल दूंगा। अगर मैंने एक ही पार्टिकल लिया इसका, H2SO4 का सिर्फ एक पार्टिकल लिए, तब मैं उसको बोलूंगा कि H2SO4 का ये मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कर दूं H2SO4 के, तब मैं उसको क्या बोल दूंगा? तब मैं उसको कंपाउंड बोल दूंगा।
देखो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें। इट इज ए सब्सटेंस कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे सारे के सारे, और मॉलिक्यूल्स कौन से वाले हैं, डिफरेंट एटम्स के हैं। देख लो डिफरेंट एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के, 4 ऑक्सीजन के। तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल में भी लिख सकते हैं, अगर सिंगल पार्टिकल यूज करेंगे तो मॉलिक्यूल में लिख सकते हैं, अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे H2SO4 के तब हम उसको क्या बोल देंगे, तब हम उसको कंपाउंड बोल देंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है ना, देखिए ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। अब ये भी मॉलिक्यूल था H2 भी, और H2SO4 भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये दोनों तो मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें से एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है H2SO4, ये मॉलिक्यूल, ये H2 जो है इसको आप कंपाउंड में नहीं लिख सकते, H2 को आप कंपाउंड में नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट ऐड की है, इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ओके, इसके बाद मैं थर्ड स्टेटमेंट लिखता हूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले थर्ड स्टेटमेंट देखिए। Molecule is simply a group of atoms held together by strong force, और या हम इसके बजाय ये लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स which are bonded together, which are bonded together by a strong force, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एटम्स, हम उनको क्या बोलते हैं, उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड एक्चुअल मैटर होता है। All the compounds are actual matter in their shape. और जो भी कंपाउंड है वो एक्चुअल मैटर है इन देयर कंप्लीट शेप, और यू कैन से दैट शेप। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आईज। मेरे को फोर्थ पॉइंट यहाँ लिखना पड़ेगा, और वी कैन सिंपली राइट हियर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। Next, fourth point, molecules cannot be seen, डायरेक्ट लिख देते हैं, कैन नॉट बी सीन बाय विद cannot be seen with naked eyes. Be seen can be seen with naked eyes. अब इसके एग्जांपल्स आएंगे, वो एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, थर्ड पॉइंट में देखिए क्या बता रही है। थर्ड पॉइंट में हमें ये पता लग रहा है मॉलिक्यूल जो है वो सिंपली ग्रुप ऑफ एटम है, बस 3-4 एटम्स आपस में जुड़े होंगे और हम उसको मॉलिक्यूल बोल देंगे, और वो जो एटम्स हैं वो स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे, जुड़े हुए रहेंगे। हम उसको तोड़ नहीं सकते, सिंपली ऐसा फोर्स लगा करके नहीं तोड़ सकते हैं, कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उनको दूर दूर करने के लिए या उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज द एक्चुअल मैटर, ऑल द कंपाउंड्स आर एक्चुअल मैटर इन देयर शेप,
हमारे आसपास जो भी हमें मटेरियल दिखाई दे रहे हैं वो किसी ना किसी शेप में होंगे। जैसे कि हम लिक्विड की भी बात करते हैं तो लिक्विड जो होता है उसके लिए हम लोग कंटेनर यूज करते हैं, तो वो कंटेनर की शेप को गेन कर लेता है। तो शेप तो होती है उसकी, कंटेनर की शेप ले लेगा। तो हमें जो भी मैटर दिखाई देगा वो एक्चुअल मैटर होगा, जो हम उसको देख सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, उसके कलर को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर को। ठीक है, तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देंगी उस मैटर की, जैसे कि वो मैटर गर्म होगा, उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं हम लोग, उस मैटर के कलर को हम लोग देख सकते हैं, उसके मास को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जिस भी मैटर में होंगी हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन कंपाउंड के लिए ये कंडीशन नेसेसरी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उसमें मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, और वो डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ओके, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, जबकि कंपाउंड जो है उनको नेक्ड आई से देखा जा सकता है, क्योंकि वो एक्चुअल मैटर है, मैटर की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, हमारे सामने है, और हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं कि वो किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं हमें, वो हमें मैटर की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर एक अकेला मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम हमने पढ़ा था कितने साइज होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये इतने छोटे साइज हैं कि हम इनको नेक्ड आई से क्या नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। हमें इनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। उन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इतने छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो नेक्ड आई से अभी हमारे आसपास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, गैस है H2N2। तो वो मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं कि नेक्ड आई से हमें क्या नहीं हो रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, तो हम उनको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और जो भी हमें मैटर की फॉर्म में दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। मैटर की फॉर्म में एक चीज और भी दिखाई दे सकती है, एलिमेंट्स। ये हमने सेकंड चैप्टर में स्टडी किया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स भी तो मैटर की फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को आप कंपाउंड नहीं बोल सकते। अब मैंने क्या किया, एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक में सारे के सारे पार्टिकल किसके थे, ये आयरन का ब्लॉक है। ये मैंने एक आयरन का छोटा सा ब्लॉक लिया, इसमें सारे पार्टिकल्स किसके मिलेंगे आपको, इसमें सभी के सारे पार्टिकल्स किसके होंगे, आयरन के होंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको एलिमेंट बोलेंगे, कंपाउंड नहीं बोल सकते। कंपाउंड के लिए ये रही कंडीशन, ये कंडीशन लिखी हुई, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये तो एलिमेंट है ना, ये तो एटम्स है। अगर बहुत सारे एटम्स एक साथ जुड़े होंगे और वो सारे एटम सेम होंगे तब हम उसको एलिमेंट बोलेंगे। इसमें बहुत सारे आयरन के एटम जुड़े हुए हैं तो हम उसको एलिमेंट बोलेंगे। इसके लिए क्या कंडीशन है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, और मॉलिक्यूल कौन से वाले होने चाहिए, डिफरेंट एटम्स के होने चाहिए। तो ये तो सेम एटम्स है सारे के सारे, तो ये एक एलिमेंट है, तो हम इसको एलिमेंट बोलते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, मॉलिक्यूल में देखिए कौन कौन से एग्जांपल हम लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं O2, N2, H2, NaCl, H2SO4, इसके अलावा FeSO4, फेरस सल्फेट, ये भी लिख सकते हैं। अब उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स लिखेंगे, H2O लिख सकते हो। अभी हमारे पास आसपास H2O के मॉलिक्यूल्स में वाटर वेपर की फॉर्म में है और हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वो एक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर ये पार्टिकल बहुत सारे इकट्ठे हो जाए और हमें मैटर की फॉर्म में दिखाई देंगे तब हम उसको क्या बोल देंगे, तब हम उसको कंपाउंड बोल देंगे। तो अगर हमारे आसपास वाटर प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, और अगर हम वाटर को एक ग्लास के अंदर डाल करके देखते हैं तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो अब इनमें से कौन से एग्जाम्पल मैं उसमें लिख सकता हूँ, इनमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसको नहीं लिख सकता मैं उसमें, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम्स के होने चाहिए। डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ये वाले हैं जो मैंने यहां पर लिख रखे हैं। तो हम लोग इनमें से कौन सा एग्जांपल, NaCl को लिख सकते हैं, और H2SO4 को लिख सकते हैं, FeSO4 को लिख सकते हैं, और H2O को लिख सकते हैं इसमें, और किसको लिख सकते हैं, और H2O को इसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स होंगे इसके। तो ये हमने इसके डिफरेंसेस के बारे में स्टडी कर लिया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या हमें स्टडी करना है,
आयंस के बारे में स्टडी करना है। तो आयंस को मैं लिखता हूं। आयंस पहले मैं आपको बताता हूं कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे किसी आयन को क्रिएट किया जाता है, या नेचर में वो अपने आप कैसे क्रिएट होते हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग फिर फॉर्मूलाज को स्टडी करेंगे कि आयनिक फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले आयंस का फॉर्मेशन स्टडी करते हैं। देखिए आयन बेसिकली क्या होता है, चार्ज होता है। ये चार्ज कैसे क्रिएट किया जाता है किसी भी एटम के अंदर, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। वी कैन से दैट आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। अब एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे हो सकता है, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में समझिए आप लोग। जैसे हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम की स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहूंगा। इस सोडियम को हम लोग किससे लिखते हैं, Na से लिखते हैं। सोडियम को किससे लिखा जाता है, Na से लिखा जाता है। अब एक पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, देखिए इलेक्ट्रिकली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज तो दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो हम लोग दोनों तरह के आयंस क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव आयंस भी। फिर हम उनकी नेमिंग करेंगे। पॉजिटिव आयंस को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव आयंस को बोलते हैं एनायन। तो हम लोग ये जो आयंस है इनको स्टडी करने के बाद ये देखेंगे कि कौन से आयंस को क्या बोला जाएगा, कैटायन बोला जाएगा, और कौन से आयंस को क्या बोला जाएगा, एनायन बोला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कैटायन के बारे में। क्या लिखेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे बनेगा या नेगेटिवली चार्ज आयन कैसे बनेगा, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं। जैसे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हम ऐसा मान रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये देखा कि इसमें 10,000 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 10,000 पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इसमें 10,000 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्जेस आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो प्रोटॉन की फॉर्म में होगा और नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा। तो इसमें 10,000 प्रोटॉन थे, 10,000 इलेक्ट्रॉन थे, 10,000 पॉजिटिव चार्जेस थे, 10,000 नेगेटिव चार्जेस थे। नेट चार्ज कितना था, हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, नेट चार्ज। So the net charge of this object is 0. So this object is electrically neutral. हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके अब हमें क्या करना है, इसको चार्ज करना है। मान लीजिए ये ग्लास रोड थी, और ये जो ग्लास रोड है इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कैट फर के साथ रब किया या वुलन क्लॉथ के साथ रब किया। जैसे मेरे पास ये ग्लास रोड है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, किसी भी फर के साथ रब कर रहा हूँ, किसी भी वूलन क्लॉथ के साथ रब कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही इसको रब किया तो क्या होगा, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहां चले जाएंगे, उसमें वूलन क्लॉथ में चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चले गए, वूलन क्लॉथ में चले गए जिसके साथ हमने इसको रब किया था। तो अब बताओ नेट चार्ज क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी उतना है। देखिए प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में रहते हैं। एटम की स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ये प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते, जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आएंगे। अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो वो चलेंगे नहीं। चलेगा कौन, चलते सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, जो इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवोल्यूशन करते रहते हैं विद ए वेरी हाई स्पीड।
हाई स्पीड पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमते रहते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी दे देते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ने के कारण ये न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं और लास्ट में जाकर के ये न्यूक्लियस से अलग हो सकते हैं। तब हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देते हैं? तब हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तब हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर है। बाहर से अगर उनको एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू एनर्जी मिलती है, किसी भी तरह से उनको एनर्जी मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वेलोसिटी इंक्रीज होने से वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे और दूर होते होते इतनी दूर हो जाएंगे कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर हो जाएंगे। अब प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा सकता, तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन। हमेशा कौन ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। सो एनीवेज, बस एक बात हमें याद हो गई कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करेंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन वूलन क्लॉथ में चले गए। पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी उतना है, 10,000 प्लस 10,000, और इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए -9,000। -9,000 हो गए। अब देख लो, 10,000 -9,000, ये क्या आएगा? +1,000। अब ये कैसा चार्ज हो चुकी है बॉडी? ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। ये बॉडी कैसा चार्ज हो चुकी है? पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। अब नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करेंगे? फिर से एक बॉडी लेंगे, एक प्लास्टिक रोड लेंगे, उस प्लास्टिक रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे। ओके, अब हमने एग्जांपल को चेंज कर दिया। ये कौन सी रोड है? ये प्लास्टिक रोड है। इसमें भी +10,000 पॉजिटिव चार्ज है, -10,000 नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज इसका 0 है। नेट चार्ज इसका क्या है? 0। ओके, अब हमने इसको किसी ऐसे क्लॉथ के साथ रब किया जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर देगा। तो मैंने जैसे ही इसको रब किया, ये रोड थी मेरे पास, मैंने इसको क्लॉथ के साथ ऐसा रब किया। रब करते ही क्या हुआ? हमने देखा ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। ये कैसा चार्ज होगी? ये नेगेटिवली चार्ज होगी। नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया। तो कैसे आया होगा? तो आंसर है कि उस क्लॉथ से 1000 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए होंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो 1000 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए। अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी 10,000 है। नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया 11,000। 10,000 पहले इलेक्ट्रॉन थे, 1000 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 11,000 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ द नेट चार्ज इज -1,000। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब ध्यान से डेफिनेशन सुन लीजिए। efficiency, when there is efficiency of electrons, the body will be negatively charged। अगर इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, तो बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, देन द बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है कि कोई बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी। तो अब हम आयंस को स्टडी करते हैं। अब मैं कैटायन बताता हूं। अब आपको ये समझ आ चुका है कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो उसी की बेसिस पर हम इसको स्टडी करते हैं, कैटायन को स्टडी करते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एग्जांपल बता रहा था, किसका? सोडियम का एग्जांपल बता रहा था, जिसको हम लोग Na से लिखते हैं। सोडियम की स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं। इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 12 भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा ले रहे हैं। इसके बाद में इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसकी सेकंड ऑर्बिट में। और ये जो थर्ड ऑर्बिट होती है, थर्ड ऑर्बिट, इसमें क्या होगा? तो आंसर है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इट इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन है। और थर्ड ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली पड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते थे, लेकिन है कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये एटम जो है, अब मैं इसको एटम बोल रहा हूँ, आयन नहीं बोल रहा। इट इज सोडियम एटम। ये क्या है? ये सोडियम एटम है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
कितने प्रोटॉन है इसमें? 11 प्रोटॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? 11। नेगेटिव चार्ज भी 11 है। देखिए मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 8 है, थर्ड ऑर्बिट में 1 है। तो ये जो मैंने लिखा 2, 8, 1, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 आ सकते हैं, कंप्लीट है। थर्ड ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। और इसका नेट चार्ज कितना है? इसका नेट चार्ज है 0। इसका नेट चार्ज क्या है? 0। ओके। अब हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, या नेचर में ये अपने आप पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। कैसे होगा? तो ध्यान से सुनिए। ये जो थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये जो थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये अपने न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो इन प्रोटॉन्स का इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा वीक होगा। ये मैंने ऑर्बिट ऐसा पास में बनाई है, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंसेस इंक्रीज हो जाती हैं जैसे जैसे ऑर्बिट दूर होती जाएगी, जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर ये थर्ड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है जो अपने न्यूक्लियस से काफी दूर है। तो इनके बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिल जाए, मान लो हमने इसको गर्म कर दिया, या नेचर में अर्थ जब बनी थी तब गर्म थी, तो उस समय पर क्या हुआ? तब इसको एनर्जी मिली। जैसी एनर्जी मिली, इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने से ये अपने न्यूक्लियस से और दूर होता गया, और दूर होते होते क्या बन गया? ये दूर होते होते ये क्या बन गया? ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए ये मैंने आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था, सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, या अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, तो उसमें भी क्या होता है? वो सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण ऐसा सर्कुलर मोशन करते रहते हैं वो। अब अगर मून की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो अर्थ से दूर होता जाएगा, अगर मून की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो अर्थ के पास आता जाएगा। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, बस यहाँ पर चार्जेस के बीच का फोर्स है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला जाता है, अभी की जो लैंग्वेज है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण ही तो ये प्रोटॉन के साथ क्या बंधे हुए हैं? न्यूक्लियस बॉन्डेड है, प्रोटॉन्स के साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, जुड़े हुए हैं। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी तो ये हाई वेलोसिटी से घूमता हुआ अपने न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जा चुका है तो थर्ड ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगी। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? ये तो सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन था। अब मैं किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा? किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा? सोडियम आयन का। सोडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, तो पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी 11 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2,8, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो मैं यहां पर लिखूंगा नेट नेगेटिव चार्जेस -10, सो नेट चार्जेस +1। तो ये नेट चार्ज क्या हो गया? +1 हो गया। और इस सोडियम आयन को अब मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिख दूंगा किससे? Na+1। Na+1 लिख दो, या इसको 1+ भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख लेना। मैं इसको इस तरह से लिखूंगा Na+1। सो दिस इज सोडियम आयन, दिस इज सोडियम आयन। तो एटम से पॉजिटिव आयन बना। कैसे बना? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण। थर्ड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां से चला गया, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। इलेक्ट्रॉन का लॉस होते ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और नेट चार्ज कितना हो गया? +1। क्योंकि प्रोटॉन अभी भी 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, तो नेट चार्ज आ जाएगा +1। और इस +1 को हमने यहाँ लिख दिया Na+1। सो दिस इज सोडियम आयन, एंड दिस आयन इज कॉल्ड कैटायन बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। क्योंकि ये कैसा आयन है? ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। दिख रहा है हमें Na+1 लिखा है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया ना। ओके, सो दिस इज अबाउट द कैटायंस। इसके बाद में आएगा एनायन। एनायन को हम लोग कल स्टडी करेंगे, बिकॉज ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट। कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन रेज योर हैंड्स।